पता नहीं ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, पर बहुत सालों पहले मुझे मेरे दोस्त ने एक बात कही थी कि जेल दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर जाने के बाद इंसान सुधरता नहीं बल्कि हद से ज्यादा बिगड़ जाता है। ऐसे ही एक प्लॉट पर बेस्ड है ये सीरीज जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1। स्टोरी बहुत ही सिंपल है, इवन की केस भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं, बस स्टोरी को लंबा बनाती है जेल के अंदर होने वाली कैरेक्टर डेवलपमेंट जो कि एक पर्सन को पूरी तरह से क्रिमिनल बनने के लिए मजबूर करती है। कहानी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। नाम आदित्य शर्मा, फुटबॉल टीम का कैप्टन, और ये एक मैच भी जीतता है जिसके लिए उसके दोस्त एक पार्टी भी रखते हैं ताकि वो थोड़ी सी सेलिब्रेट कर सके। साथ ही आदित्य की एक बहन होती है जिसका आज एनिवर्सरी भी होता है और वो उसे एक खुशखबरी भी देती है कि वो माँ बनने वाली है, मतलब कि 3 गुना ज्यादा हैप्पीनेस। पर इसका प्लान ऑलरेडी सेट होता है अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का, इसलिए वो निकल भी जाता है, जिसको जाते वक्त उसकी बहन एक एडवाइस देती है कि वो जाते वक्त अपनी कार में पैसेंजर्स भी ऐड कर ले, इस तरह से उसकी अर्निंग भी हो जाएगी रास्ते में। और ये भी सेम ऐसा ही करता है। कुछ टाइम तक वो पैसेंजर्स को बिठाता है, बट उसके बाद वो बुकिंग्स को कैंसिल कर देता है ताकि वो पार्टी में जा सके। और उसके बाद वो एक मेडिकल शॉप से कुछ खरीदता है और वापस जैसे ही वो अपनी कार में बैठता है तो वो देखता है कि उसकी कार में ऑलरेडी कोई बैठी हुई है और वो उसे उतरने के लिए कहता। इससे पहले ही वो लड़की उसे चलने के लिए कहती है कि वो उतरने वाली नहीं, तो ये सब तो वो भूल ही जाए। अब जो जिद पर अड़ी हो उसे बहस करने का क्या मतलब, इसलिए ये भी अपनी गाड़ी चलाता है कि वो 20-30 मिनट के बाद तो गाड़ी से उतर ही जाएगी। पर जैसे ही वो उसे उसकी डेस्टिनेशन तक ड्राइव करके लेकर जाता है, वो लड़की अपनी डेस्टिनेशन ही बदल देती है। साथ ही वो किसी से बात भी कर रही होती है और बहुत ज्यादा परेशान भी होती है। और एक जगह पर जाकर जब वो रुकती है और एक एटीएम मशीन में अपने कार्ड को चेक करती है तो उसके कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया होता है, इसलिए वो और भी कई सारे लोगों को कॉल करती है और पहले से और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। और जब आदित्य उसे उतरने के लिए कहता है कि उसे भी कहीं पर जाना है तो वो उस पर भी भड़क जाती है। आदित्य यहाँ पर एक तरह से मजबूर होता है उसे उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि वो टैक्सी उसके खुद की नहीं होती। वो फर्स्ट कैब नाम की कंपनी के लिए काम करता है और अगर उस लड़की ने उसकी कंप्लेन कर दी या फिर वो रास्ते में ही कहीं पर गायब हो गई तो ना सिर्फ उसकी बल्कि कंपनी का भी नाम खराब होगा। इसलिए वो गुस्से का घूंट पीकर उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर वो रास्ते में एक टैबलेट भी खाती है। और जब वो फाइनली थोड़ी सी शांत होती है तो वो उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी भी मांगती है। और इन सब में अराउंड रात के 12-1 बज गए होंगे। आदित्य उसे उसके घर तक छोड़ता है और वहां से निकलकर वो वापस आ ही रहा होता है कि उसे पीछे की सीट से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है, जो कि होता है उस लड़की का फोन। इसलिए वो फिर से वापस जाता है ताकि वो और भी परेशान ना हो जाए, जहाँ पर वो उसे घर के अंदर इनवाइट करती है कि उसकी वजह से उसकी पार्टी खराब हो गई। इवन कि आदित्य को चीयर अप करने के लिए वो उसके लिए डांस भी करती है और दोनों अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं और साथ ही सनाया ड्रग्स भी लेती है और सेम ही चीज आदित्य को भी देती है, जो कि वो बिना जाने कंज्यूम कर भी लेता है। इन सब में वो एक गेम भी खेलने की कोशिश करते हैं, लाइक टेबल पर हाथ रखकर चाकू से उंगलियों के बीच मारना। और सेम ही चीज जब वो आदित्य को करने के लिए कहती है तो वो सीधा उसके हाथ के ऊपर मारता है, क्योंकि उसे नशे में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। वो खून देखकर थोड़ा सा डर जाता है और उसके हाथ को धुलवाने की कोशिश करता है। और इसी बीच सनाया को कुछ होता है जिसकी वजह से वो आदित्य के साथ इंटीमेट होने लगती है और वो दोनों सब कुछ बेड पर करते हैं। बट जब आदित्य को होश आता है तो उसकी आंख खुलती है डाइनिंग टेबल पर, इसलिए वो घर जाने के लिए अपने कपड़े पहनता है। और जैसे ही सनाया को उठाने की कोशिश करता है तो इसकी आंखें फटकर बाहर आ जाती हैं, क्योंकि सनाया खून से लथपथ होती है अपने बेड पर। किसी ने उसे बेरहमी से मार दिया होता है, इसलिए इसकी डर से फट जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है इससे पहले कि कोई उसे वहां पर देख ले। और साथ ही वो उस चाकू को साफ करने की भी कोशिश करता है, जो कि गलती से उसने सनाया के हाथ में मार दिया था। उसे छोड़ना एक तरह से बेवकूफी होती, इसलिए वो उसे अपने जैकेट में डालता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। बट जब वो घर से डरते हुए बाहर आता है तो उसके पास कार की चाबी नहीं होती, जिसकी वजह से वो कार को अनलॉक नहीं कर पाता और उसका अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिससे ये फिर से घर के अंदर भागता है ताकि वो चाबी ला सके। और कार की आवाज को सुनकर एक पर्सन बाहर झांकने लगता है अपने अपार्टमेंट से और आदित्य को वो देखता भी है जब वो फिर से घर से बाहर भागता है अपनी कार की तरफ। अब होता क्या है कि आदित्य बुरी तरह से डरा हुआ होता है और इन सब में वो होश में भी नहीं होता
और सेम इसी डर की वजह से वो कार भी तेज चलाता है, जिससे उसकी कार की एक्सीडेंट भी हो जाती है एक दूसरे कार से, जिसकी वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इनफैक्ट ये उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए। और इस बीच पुलिस वैन सनाया के घर से होते हुए जाती है, जहाँ से उन्हें कॉल आई थी, और पूछताछ के लिए ये लोग आई विटनेस को भी ले जाते हैं अपने साथ, जिससे आदित्य और भी डर जाता है। और थाने में पुलिस इन सब के बारे में इन्फॉर्म करती है एक लॉयर को, जिसका नाम होता है माधव मिश्रा, जो कि इस कॉन्ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए 10,000 रुपए मांगता है, क्योंकि वो जिस लड़की के साथ ड्राइव कर रहा था वो उसकी बीवी नहीं होती। और ये सारी बातें जब उसकी असली पत्नी को पता चलेगा तो उसकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी, और इस प्रॉब्लम से उसे निकालने का इसका फीस होता है 10,000 रुपए। तो वहीं आदित्य को तो जैसे कोई पूछता भी नहीं, और पूछताछ होती है उस आई विटनेस से कि उसने क्या देखा, किसको देखा, एक्सेट्रा। और ये सारी बातें उससे बार बार पूछी जाती हैं, जिससे रात के 3 तक बज जाते हैं। अब इतना बड़ा केस हो गया है तो उस एक्सीडेंट को कौन देखेगा, इसलिए आदित्य को ये छोड़ने की बात करता है। और जैसे ही वो निकलने लगता है तो ये आई विटनेस चीख पड़ता है कि उसने उसी को देखा था वहाँ से भागते हुए। साथ ही उसके पास से एक चाकू भी मिलता है, जो कि शायद एक मर्डर वेपन भी हो सकती है। साथ ही आदित्य को अस्थमा की भी प्रॉब्लम होती है, और पुलिस को एक अस्थमा पंप भी मिलता है क्राइम सीन से, जो कि आदित्य यूज भी करता है, मतलब कि वो भी शायद उसी का ही होगा। तो वही जब ये पर्सन 10,000 रुपए ना देकर किसी और लॉयर को बुलाता है तो इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, उस दूसरे बकरे को चारा डालना, और वो उसका लॉयर बन जाता है यहाँ पर, ये बिना जाने कि उस पर ड्रंक एंड ड्राइव का नहीं बल्कि रेप और मर्डर करने का चार्ज लगा है। और असली कहानी अब यहाँ से शुरू होती है कि आदित्य शर्मा एक इनोसेंट है या फिर सिर्फ इनोसेंट होने का नाटक कर रहा है। इस केस में वैसे आदित्य के अगेंस्ट सारे सबूत होते हैं, लाइक उसके पास से मिली नाइफ पर सनाया का खून होना, उस नाइफ पर आदित्य के फिंगरप्रिंट्स, साथ ही आदित्य नशे में भी होता है, और वो सेक्स वाला एंगल बनता है यहाँ पर रेप का। और पूरा केस यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है कि आदित्य एक खूबसूरत लड़की को देखकर बहक गया, उसके घर जाने के बाद उसका रेप किया, और सबूत मिटाने के लिए उसका मर्डर, और मर्डर वेपन को उसने छुपाने की भी कोशिश की होती है, जो कि टेम्परिंग ऑफ एविडेंस है। और इसी तरह के और भी बहुत सारे धाराएं लगाई जाती हैं, जिसमें उसे सिर्फ फांसी ही होगी। तो वही माधव मिश्रा उसे पुलिस के किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना करने के लिए कहता है, और ना ही किसी भी पेपर पर साइन करने के लिए, फिर चाहे साक्षात भगवान ही क्यों ना आ जाए, ये कहते हुए कि अगर वो ऐसा कर देगा तो वो बच जाएगा, क्योंकि अगर उसने कुछ भी ऐसा कहा या फिर किसी भी पेपर पर साइन किया तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और यहाँ से वो सीधा जाता है आदित्य के घर। अब वो पकड़ा गया है तो उसके पेरेंट्स को एक वकील तो चाहिए ही होगा, और इन सब में होने वाला होता है बहुत ज्यादा खर्चा। तो वहीं अगले दिन पुलिस आदित्य को कोर्ट में पेश करती है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर उन्हें ऐसा करना होता है एज अ प्रोसीजर। और सारे मामले के बारे में बताकर ऑफिसर रघु उसे पुलिस रिमांड में रखने की बात करते हैं, ताकि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सके। रेप और मर्डर के चार्जेस कोई छोटे मोटे आरोप नहीं होते कि उनके लगने पर किसी को बेल आसानी से मिल जाए, इसलिए आदित्य को बेल की जगह 14 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा जाता है, जहां पर उसे कुछ पूछा नहीं जाता बल्कि उल्टा उसे बताया जाता है कि उसने किस तरह से सनाया को मारा होगा। इसे सिर्फ यहाँ पर डराया जाता है, क्योंकि पुलिस रिमांड में बताई गई बातें ऐसा एविडेंस नहीं मानी जाती कोर्ट में, जब तक कि उन बातों को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस ना हो। और सेम उसी एविडेंस की तलाश करने के लिए जब पुलिस जाती है आदित्य के घर, तो उन्हें वहाँ पर कुछ खास मिलता भी नहीं, सिवाय एक पेन ड्राइव को छोड़कर, जिसमें कुछ पोर्नोग्राफी होते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए पुलिस आदित्य के फैमिली को मैनिपुलेट करने लगती है कि अगर वो आदित्य को कन्विंस कर सके एक पेपर पर साइन करवाने के लिए, तो वो उनकी कार को छोड़ सकते हैं। और ये भी सेम यही चीज जाकर उसे कहते हैं कि उनके घर में पैसे नहीं हैं, कार की EMI भरनी है, और अगर वो कार थाने में ही रहेगी तो वो कमाएंगे कैसे। और इमोशनली उसे बहला फुसला कर नार्को टेस्ट के लिए साइन करवा लेते हैं, जो कि पुलिस को इतनी आसानी से नहीं मिलता। और इस नार्को टेस्ट में भी उसे एक तरह से फोर्स किया जाता है कि वो मान ले कि उसी ने पहले सनाया का रेप किया, और फिर उस पर 15 बार वार किए उसे मारने के लिए, जो कि आदित्य ऐसा नहीं करता। और 14 दिन के रिमांड में पुलिस के हाथ ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं लगता जो कि उसके अगेंस्ट और भी ठोस सबूत बन सके। इसलिए पुलिस इस केस को सेंसिटिव बनाने के लिए कुछ फुटेज मीडिया में लीक करवा देती है, स्पेशली उसके नार्को टेस्ट की फुटेज, जिसकी वजह से जनता में गुस्सा बढ़ जाता है, और फिर मीडिया तो होती ही है आग में घी डालकर उसे और भी भड़काने के लिए। और वो उन लोगों की तलाश करने लगती है जो कि उन्हें ये बता सके कि फर्स्ट कैब के ड्राइवर्स उनसे किस तरह से पेश आते हैं। और सिर्फ नेगेटिव बोलने वाले लोगों की फुटेज मीडिया में चलाई जाती है इन अ सिलेक्टिव वे,
जिससे फर्स्ट कैब की गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा जाता है। और इन सब से बचने के लिए फर्स्ट कैब कंपनी एक फेमस लॉयर को लगाती है इस आदित्य के केस के लिए, जो कि ऑलमोस्ट हर केस के लिए 15 लाख रुपए तक चार्ज करती है। बट सिंस की वो टैक्सी कंपनी सारे पैसे खुद पे कर रही होती है, तो आदित्य के पेरेंट्स को यहाँ पर कुछ भी नहीं देना होता। बट इसके आने की वजह से माधव मिश्रा का पत्ता जरूर कट जाता है आदित्य के केस से। और जब 14 दिन के बाद फिर से आदित्य की पेशी होती है कोर्ट में, तो मंदिरा माथुर अपने क्लाइंट के लिए जुडिशियल कस्टडी की मांग करती है कि उसे पुलिस रिमांड से निकालकर जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, क्योंकि पुलिस उसके साथ ठीक से पेश नहीं आ रही होती और उसे फोर्स करके नार्को टेस्ट करवाया गया होता है। और ये सारी चीजें उसके क्लाइंट के जान के लिए खतरनाक होती है। तो वही पुलिस कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग करती है कि उन्हें और टाइम चाहिए इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बट सिंस कि उन्होंने 14 दिन में भी कोई स्ट्रॉन्ग लीड पेश नहीं की होती, आदित्य को यहाँ पर कोर्ट 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी देती है। सिंपल शब्दों में समझें तो उसे बड़ी जेल में रखा जाएगा, जहाँ पर सभी तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, जो कि सिर्फ कहानी को स्ट्रेच करती है, क्योंकि यहाँ पर आदित्य भोले भाले इंसान से सच में एक क्रिमिनल बनेगा। स्पेशली जब उसी के सेल का एक क्रिमिनल उसका रेप करने की कोशिश करता है, तो उसे बदलना ही पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। इस पर्सन का नाम होता है लायक, जो कि यहाँ पर उम्र कैद की सजा काट रहा होता है और इसे आदित्य में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और आदित्य उससे एक तरह से बच भी नहीं सकता, क्योंकि उस सेल के अंदर सारे लोग उसी के होते हैं। ये पूरा एक गैंग चलाता है इस जेल के अंदर। पर सिर्फ यही नहीं होता, एक और पर्सन भी होता है जिसका नाम होता है मुस्तफा, जिसका भी एक गैंग होता है। और ये भी कोई कम खतरनाक नहीं होता। जेल के अंदर ड्रग्स का बिजनेस करना, जेल के बाहर लोगों को मारना, ये सारी बातें इसके लिए आम बात होती हैं। इसकी गैंग तो उस लायक की गैंग से भी बड़ी होती है। इवन कि इसने तो जेलर तक को भी खरीद रखा होता है। और पहले ही दिन आदित्य को उसकी ताकत का एहसास भी हो जाता है। बट ये उस लायक की तरह किसी को फोर्स नहीं करता, और ना ही ये किसी का रेप करने में इंटरेस्टेड होता है। ये सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो उसके अंडर रहेगा, लायक उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। और उस सिक्योरिटी की कीमत होती है 5 लाख। देना है तो ठीक, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आदित्य यहाँ पर कुछ दिनों तक उस लायक के सेल में रहता है। सोना तो दूर, ये डर की वजह से अपनी आंख की पलके तक नहीं झपकाता, ताकि वो पर्सन उसके साथ कुछ गलत न कर दे। बट जब वो एक दिन उसके पीछे पड़ ही जाता है, तो मुस्तफा का आदमी उसे उस सेल से निकालने के लिए उस पर अटैक करता है। और फिर जेल के ही मेडिकल वार्ड में उससे मिलने के लिए जाता है मुस्तफा, जहाँ पर वो उसे फोन देता है ताकि वो अपनी फैमिली से बात कर सके। और स्पेशली वो उसे 5 लाख रुपए मांग सके एज अ सिक्योरिटी, खुद के जान के लिए। और जब पैसे मुस्तफा को मिल जाते हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए उसे शिफ्ट किया जाता है मुस्तफा के सेल में। ये सारी बातें एक तरह से इररिलेवेंट होती हैं इस केस से, इसलिए हम भी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो स्टोरी बहुत ही लंबी हो जाएगी सच में। तो वहीं जेल के बाहर इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, जहां पर पुलिस अपनी जगह पर पूछताछ कर रहे होते हैं, तो वहीं मंदिरा माथुर अपनी जगह। और इन सब के बीच माधव मिश्रा भी इस केस के रिगार्डिंग एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहा होता है, और पूरी जन्म कुंडली लेकर बैठ जाता है उस नाया रथ की, जिसमें से 3 बातें बहुत ही काम की होती हैं। जैसे कि उसे ड्रग्स लेने की आदत थी, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, और वो सेम उसी LFRD ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करती थी, जो कि सेम ही तरह के ड्रग पेशेंट को ठीक करती थी। साथ ही वो सेक्सुअली काफी एक्टिव थे, मतलब कि हफ्ते में 5-6 बार सेक्सुअली अलग अलग तरह के लोगों से इन्वॉल्व होना। और साथ ही जिस रात उसका मर्डर हुआ था, सेम उसी रात उसने कई सारे लोगों को कॉल किया था, जिनमें से बहुत सारे नंबर्स तो आज एक्टिव भी नहीं होते। और जो एक्टिव होते हैं उनमें से कुछ निकलते हैं उसके बॉयफ्रेंड के, और कुछ निकलते हैं उन लोगों के जिनके साथ वो फिजिकल हुआ करती थी। तो वही मंदिरा की असिस्टेंट होती है निखत हुसैन, और इस केस के लिए सारे एविडेंसेस को वही इकट्ठा कर रही होती है, जिसके लिए उसके पास बहुत ही लंबा वक्त होता है, ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम। और इस 2 महीने के टाइम के बीच में बहुत कुछ होता है, जैसे कि पुलिस वाले बिना पैसे दिए ही झोला भर भर के सामान ले जाते हैं, सिर्फ ये कह के कि वो आदित्य का ध्यान रखेंगे, जबकि उन्हें तो ये भी पता नहीं होता कि उसे किस जेल में रखा गया है। और साथ ही मीडिया में आदित्य और उसके परिवार का चीरहरण होता है, जो कि बहुत ही गुस्सा दिलाती है। और जेल में भी आदित्य के साथ गाली गलौज और धमकी देना चलता रहता है। और 2 महीने के बाद जब फाइनली कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है, तो माधव मिश्रा जेल में आदित्य से मिलने के लिए जाता है, और उसे एक पर्सन की फोटो दिखाता है, और सेम उसी की तरह हेयर स्टाइल और कपड़े पहनकर आने के लिए कहता है अगले दिन की हियरिंग में, जिसका एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन होता है, क्योंकि ये फोटो उस पर्सन की होती है जिसकी माँ होती है इस केस की जज। और पहली बार कोर्ट में सबूत के साथ बात रखी जाती है, जैसे कि सनाया की बॉडी पर 15 बार वार किए गए थे उसे मारने के लिए।
और जिस चाकू से वार किया गया था उसे छेड़छाड़ कर आरोपी वहां से भाग रहा था, पर उसकी कार की एक्सीडेंट होने की वजह से वो पकड़ा गया, जिसे बाद में एक आई विटनेस ने पहचान लिया। वैसे डिफेंस भी अपनी बात रखती है, जो कि सिर्फ केस को लंबा खींचने का काम करती है, क्योंकि वो सिर्फ इनहेलर को सबके सामने रखते हैं कि पुलिस ने उस इनहेलर का इस्तेमाल अक्यूज को क्यों करने दिया, जो कि उसे मर्डर सीन से मिली थी। जिसके बेस पर सरकारी वकील भी ये बात करता है कि वो सिर्फ कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि एक इनहेलर से कुछ भी नहीं बदलने वाला होता। आदित्य के फिंगरप्रिंट्स उस नाइफ पर से मिले होते हैं जिस पर सनाया का खून होता है, और सभी तरह के सबूत भी उसी के अगेंस्ट होते हैं, जो कि उसे इनोसेंट बिल्कुल भी प्रूव नहीं करती। इसलिए जज दोनों ही पक्ष की बात सुनकर ना ही आदित्य को बेल देता है और ना ही पुलिस रिमांड, मतलब कि अभी के लिए तो उसे जेल में ही सड़ना होगा। हर एक हियरिंग एक महीने के बाद होती है, इसलिए स्टोरी और भी खींचती चली जाती है, पर इसे ज्यादा स्ट्रेच न कर हम सिर्फ हियरिंग पर फोकस करते हैं। और अगली हियरिंग में बुलाया जाता है उस पर्सन को जिसने सनाया को उस रात 9 बार कॉल किया था और जिसके बारे में पुलिस ने कुछ भी नहीं लिखा होता अपने चार्जशीट में। और इसे जब पूछा जाता है कि उसने किस बात के लिए उसे कॉल किया था, तो पहले तो ये झूठ बोलता है, बट जब बाद में इसके अगेंस्ट सबूत पेश किए जाते हैं तो उसके पास सच बोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। और वो सच एक तरह से ऐसा होता है कि सनाया का कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है, लाइक वो सबके साथ सोया करती थी एक्सेट्रा, जिससे कोर्ट को खारिज करके इन कैमरा हियरिंग होती है, जहाँ पर ये बताता है कि वो सनाया को फोन इसलिए कर रहा था ताकि वो उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सके। उन्होंने पहले भी ऐसा कई बार किया होता है और उसे लगा कि शहर में वापस आने के बाद वो भी इन सब में इंटरेस्टेड होगी, और इसलिए उसने उसे इतनी बार कॉल किया, जो कि जब उसका कॉल पिक नहीं करती तो वो उसके घर भी जाता है, जहाँ पर वो आदित्य को उसके साथ देखता है बातें करते हुए। साथ ही इससे ये भी पूछा जाता है कि क्या उसे ये कभी भी लगा कि उन दोनों में लड़ाई हो रही है या फिर आदित्य उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, जिसके आंसर में ये ना कहता है कि दोनों कैजुअली बात कर रहे थे। साथ ही कुछ और दिन की हियरिंग में आदित्य के फ्रेंड्स और उसके टीचर से भी पूछताछ होती है रिगार्डिंग उसके बिहेवियर को लेकर, कि क्या कभी उसने किसी के साथ बदतमीजी की या फिर किसी के साथ मारपीट की एक्सेट्रा, जो कि सिर्फ नाम में आंसर करते हैं कि उसका बिहेवियर बहुत ही पॉजिटिव था और उसने कभी भी किसी के साथ मारपीट नहीं की। और इन सब हियरिंग में एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आदित्य का कैरेक्टर ऐसा नहीं कि वो किसी का रेप करे, बट मर्डर के चार्जेस उस पर अभी भी लगे होते हैं, जिसे एक तरह से डिनाई करना ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। इसलिए ये दोनों वकील आपस में फैसला करते हैं समझौता करने की कि आदित्य मर्डर के इल्जाम को मान लेगा, बट उसने किसी का रेप नहीं किया और ना ही उसने कभी कोई क्राइम किया है, तो उसके बेस पर उसे कम सजा दी जाए। और इन सारी बातों को अगर आदित्य मान लेता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 10 साल की उम्र कैद की सजा होगी, पर उसने कुछ किया ही नहीं तो वो मानेगा ही क्यों, इसलिए वो नॉट गिल्टी प्लीड करता है। बट सिंस कि उसने मंदिरा माथुर की बात नहीं मानी तो वो इस केस को और नहीं लड़ती और इस केस की जिम्मेदारी आ जाती है इन दोनों पर, जिसके पास ना तो एक्सपीरियंस होता है और ना ही इस केस को लड़ने का कॉन्फिडेंस। और तब भी जब ये इस केस को लड़ते हैं तो ये मर्डर का आरोप लगाते हैं सनाया के डैड पर, और वो भी बिना किसी सबूत के, जो कि कोर्ट बिल्कुल भी नहीं मानती। और आखिरकार वो फैसले का दिन आ ही जाता है जिसका सबको इंतजार था, जिसमें से ड्रग्स लेना, रेप करना, एविडेंस मिटाना जैसे आरोप में तो आदित्य नॉट गिल्टी पाया जाता है, बट मर्डर के इल्जाम में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जिससे ये पूरी उम्मीद खो देता है जेल से बाहर आने का। और जो थोड़ी बहुत अच्छा है वो अपने अंदर दबाए हुए होता है, वो शायद दम तोड़ देती है और ये भी ड्रग्स बेचने लगता है, लड़ाई झगड़े और गाली गलौज में उलझ जाता है। और 22 महीने बाद माधव मिश्रा के हाथ कुछ ऐसा सबूत लगता है जो कि इस केस को पलट कर ही रख देती है। ये बंदा तो उसका वकील होता भी नहीं, बस इसे अंदर से गिल्ट खाई जा रही होती है कि आदित्य एक इनोसेंट है और इसलिए ये खुद से कोशिश कर रहा होता है उस सच तक जाने का। और जो सबूत इसके हाथ लगता है वो होते हैं 4 अननोन नंबर्स जिसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, और वो चारों नंबर्स होते हैं ड्रग्स डीलर के, जिन तक पहुंचने के लिए वो पुलिस की मदद लेता है, जिनमें से एक के पास से सनाया की वो घड़ी मिलती है जो कि उसके डैड ने उसे गिफ्ट की थी, और उस रात वो इसी के पास आई थी ड्रग लेने। बट एक बात और होती है कि उस रात वो 8 से 9 बजे के बीच क्वींस रोड वाली जगह पर रुकी थी। कुछ तो हुआ था इस टाइम के बीच कि उसे फिर से ड्रग्स लेने की जरूरत पड़ी, और ये मिसिंग पार्ट लीड करती है LFRD की तरफ, जहाँ पर सनाया काम करती थी। और जिस दिन उसे नौकरी छोड़ी सेम उसी दिन 2 और लड़कियों ने भी नौकरी छोड़ी, जिससे पहले भी बात करने की कोशिश की गई थी, बट उन्होंने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा था।
बट इस बार निकिता पूछताछ करने के लिए जाती है, जिसकी काफी फोर्स करने पर वो बता ही देती है कि LFRD में चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन होता है उन बच्चों का जो कि वहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। और यही सारी बातें सनाया को पता चल गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। और ये LFRD चला रहा होता है नरेश और उसकी वाइफ, जिसके घर जब पुलिस जाती है पूछताछ करने के लिए तो उन्हें वहाँ पर एक इनहेलर मिलता है, जिसे चुपचाप पुलिस अपने साथ ले जाती है एज एविडेंस। जिस पर से जब फिंगरप्रिंट एनालिसिस की जाती है तो उसके प्रिंट्स उस इनहेलर से मैच हो जाती है जो कि उस मर्डर स्पॉट से मिली थी। साथ ही जो चाकू आदित्य के पास मिला था उसका जब फिर से फोरेंसिक करवाया जाता है तो वो मर्डर वेपन भी नहीं निकलता। मतलब कि आदित्य निर्दोष है, बस इन्हें पता लगाना होगा कि LFRD की आड़ में कौन सनाया को मारा, जिसके लिए ये सबसे पहले अरेस्ट वारंट जारी करते हैं। फिर सबके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं ताकि उस इनहेलर से मैच कर सके, और जब तक उनका वकील नहीं आ जाता तब तक उनसे पूछताछ होती है, टू बी एग्जैक्ट सिर्फ नरेश और उसकी वाइफ से, क्योंकि ये बात तो बहुत ही क्लियर होती है कि उन दोनों में से ही किसी एक ने सनाया को मारा है। बस वो अपने मुंह से सब कुछ कबूल कर ले तो ठीक, नहीं तो प्रिंट्स तो दे ही दिए हैं मैच करने के लिए। पर ये दोनों ही अपना मुंह नहीं खोलते। इन दोनों को भी सब कुछ पता होता है कि पुलिस उन्हें मार पीट नहीं सकती और ना ही किसी चीज को साइन करवा सकती है। बट जब प्रिंस के रिपोर्ट्स आ जाते हैं तो असली क्रिमिनल निकलती है शारदा, जो कि LFRD की आड़ में गरीब बच्चों से प्रोस्टिट्यूशन करवाती थी कि उनका इलाज फ्री में नहीं होगा। और यही सारी बातें जब सनाया को पता चल गई तो उसने वो नौकरी छोड़ दी और सेम ही दिन रात के 8 से 9 के बीच वो उसे समझाने के लिए गई थी उसके घर, जिससे बहस की वजह से वो और भी डिप्रेस हो गई और ड्रग्स लेने के लिए वो सभी को कॉल करने लगी। और सेम फ्रस्ट्रेशन में उसने आदित्य से भी झगड़ा किया उसकी कार में। और रही बात जेल के अंदर की कहानी का, तो दोनों ही गैंग में काफी लफड़ा होता है। पहले मुस्तफा की गद्दी छीनी जाती है, फिर उसे टॉर्चर करवाया जाता है, और जब एक नया बच्चा आता है जेल के अंदर तो लायक उसका शोषण भी करता है, मार पीट गाली गलोच, यहाँ तक कि मर्डर भी होती है इस जेल के अंदर, जिसके एंड में आदित्य को बदलना ही पड़ता है और ये उस बच्चे को बचाने के लिए लायक को मारने की कोशिश करता है। बट इससे पहले वो उसे मार पाता, मुस्तफा ही उसे मार डालता है ताकि आदित्य उस जेल से निकल जाए। इस सीरीज को देखना मतलब कि दो कहानियों को एक साथ देखना। पहली कहानी लीड करती है कि एक इनोसेंट पर जब आरोप लगते हैं तो उसकी लाइफ कैसे बदल जाती है, और दूसरी कहानी लीड करती है कि एक इनोसेंट पर्सन जेल में जब जाता है तो उसमें किस तरह के बदलाव होते हैं। और दोनों ही कहानी बहुत ही लंबी चलती है, जिससे सीरीज पूरे 10 घंटे की हो जाती है। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सीरीज। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।